नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। आजकल कोरोना काल में कोरोना से जुड़ी खबरें पढ़ते देखते सुनते आप ऊब गए होंगे। और आपको पता ही है कि जब देश में समाज या राजनीति से जुड़े किसी शख्स की जिसने एक नई दिशा दी हो राजनीति को, उसका जन्मदिन या पुण्यतिथि आती है तो मैं उसके जीवन से जुड़े किस्से कहानियां लेकर हाजिर होता हूं। 17 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्मतिथि है और उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से की जिंदगी से जुड़े किस्से कहानियां लेकर हाजिर हूं। ऐसे किस्से कहानियां जिस आपने सुने और पढ़े कम ही होंगे। तो मैं शुरुआत वहां से करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बहुत सारे लोग जो जानते हैं, और उन दिनों भी और बाद के दिनों में भी, चूंकि 13 साल पहले उनका निधन हो गया था, तो बहुत सारे बच्चे जो आजकल यूट्यूब फेसबुक पर या नए लोग हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उस तरीके से जानते भी नहीं होंगे जैसी शख्सियत उनकी थी। दूसरी बात यह कि उन दिनों जब ज्यादातर नेता क्लीन शेव्ड हुआ करते थे, चंद्रशेखर दाढ़ी रखते थे। तो दाढ़ी की वजह से, वैसे तो उनका नाम अध्यक्ष जी था, लेकिन बहुत लोग दाढ़ी भी बोलते थे जो उनके करीबी लोग थे। चंद्रशेखर दाढ़ी क्यों रखते थे, इसका भी एक दिलचस्प वाकया है। दरअसल वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदू हॉस्टल में रहा करते थे। उनके एक दोस्त को, करीबी दोस्त को, जो उनके सीनियर भी थे, पीएचडी कर रहे थे, उनको टीबी की बीमारी हो गई। टीबी की बीमारी के बाद एक विदेशी एक कंपनी की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके इंटरव्यू का कॉल आया। उनको जयपुर उस इंटरव्यू को देने जाना था। वो अकेले जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास में का टिकट मुझे मिलेगा चंद्रशेखर, अगर तुम मेरे साथ जयपुर चल सकते तो मैं ये इंटरव्यू दे देता, मेरी जिंदगी का बड़ा गोल्डन चांस है। चंद्रशेखर पहले तो उनका मन नहीं था, लेकिन फिर उनके आग्रह के बाद वो जयपुर उनके साथ उनको इंटरव्यू दिलवाने के लिए चले गए। वैसे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोगों में ये इंटरव्यू दिलवाने, साथ जाने, एग्जाम देने और दिलवाने की परंपरा बहुत पुरानी है। तो चंद्रशेखर उनके साथ जब जयपुर गए, उसके पहले चंद्रशेखर डेली शेव करते थे, ऑफिस हॉस्टल में भी रोज दाढ़ी बनाया करते थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके जो दोस्त थे, वो इंटरव्यू के लिए जब गए तो सुबह सुबह चंद्रशेखर सैलून खोजते हुए, बार्बर शॉप खोजते हुए निकले जयपुर की सड़कों पर। तो उनको कहीं भी नाई की दुकान मिली। एक आध दो जगह ईंट पर बैठे हुए नाई दाढ़ी बना रहे थे। अब चंद्रशेखर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस वक्त, और उनको ईंट पर दाढ़ी बनवाना बहुत ठीक नहीं लगा और अनसेफ भी लगा, तो वो वापस होटल चले आए। दूसरे दिन फिर गए, फिर नहीं बनवा पाए। तीसरे दिन फिर गए, नहीं बनवा पाए। 3 दिन की दाढ़ी बढ़ गई। उसके बाद उनको जयपुर से इलाहाबाद वापस आना था। जब लौट के आए 3-4 दिनों के बाद, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि दाढ़ी तुम पे ठीक लग रही है। और कुछ दोस्तों ने, चूंकि आरएसएस का उन दिनों प्रभाव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बढ़ रहा था, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, वैचारिक स्तर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत प्रबुद्ध लोगों की थी, तो उसमें चंद्रशेखर सोशलिस्ट लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। आरएसएस के लोगों ने उनसे मजाक में पूछा कि अशोक मेहता बनना चाह रहे हो, क्योंकि अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे। उसी पार्टी में चंद्रशेखर जुड़े हुए थे। तो चंद्रशेखर ने उनसे कहा कि नहीं, हम गुरु गोलवलकर बनना चाहते हैं। आपको मालूम ही है कि आरएसएस में गुरु गोलवलकर दूसरे हेड थे, तो वो दाढ़ी रखते थे। तो ऐसे दाढ़ी रखने की उनकी शुरुआत हुई। अब बात ये आती है कि एक गवई ठेठ किस्म का आदमी जो अक्सर भोजपुरी बोला करता था, कुर्ता और धोती पहना करता था, उसने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 1962 में वो राज्यसभा के सदस्य बने थे और 2007 तक वो संसद में रहे थे। अगर आप 1984 को छोड़ दें, 1984 में वो जगन्नाथ चौधरी से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो बलिया लोकसभा से लगातार जीतते रहे और 62 से 77 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे थे, 15 साल। तो ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली के सत्ता के केंद्र में हमेशा रहा, लेकिन अपनी गवई भाषा, अपने कपड़े लत्ते, सब कुछ उनका गांव की तरह था। हमेशा अपने तरफ के लोगों से मिलने में वो भोजपुरी में बात भी किया करते थे। तो मैं आपको बात बताता हूँ। एक दूसरा किस्सा ये है कि सन 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और चुनाव हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर आ जाएगी, लेकिन
बुरी तरह बीजेपी हारी और उस एनडीए हार गया और यूपीए की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनी। तो बात उन्हीं दिनों की है। मैं उस वक्त रिपोर्टर हुआ करता था। चंद्रशेखर जी के घर 3 साउथ एवेन्यू वो उनका जो बंगला था उसमें वो बहुत दिन तक रहे थे। इवन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो उसी बंगले में रहे थे। वो कभी 7 रेस कोर्स जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रहते हैं वहाँ वो कभी नहीं रहे। तो मैं जब रिजल्ट्स आना शुरू हुआ ही था और ये तकरीबन दोपहर बाद तक तय हो गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापस लौटने वाली नहीं है। देश में एक अलग तरह का माहौल बन गया था, ज़्यादातर लोगों को था और अटल जी को लोग ज़्यादा पसंद भी करते थे। तो उसी वक्त में चंद्रशेखर जी के सरकारी निवास 3 साउथ एवेन्यू पहुंचा। मैं चंद्रशेखर जी के बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं जब रिपोर्टिंग में आया तो चंद्रशेखर जी अपने उम्र के उतार पर थे और उनको तमाम बीमारियों ने घेर भी लिया था। उनको कैंसर की बीमारी थी, उसी की वजह से वो जुलाई 2007 में उनका निधन हुआ था। 2004 की बात है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो चंद्रशेखर जी होंडा अकॉर्ड गाड़ी में अपने बैठने के लिए वो आ रहे थे। जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने उनको नमस्ते किया। तो मैं आता जाता रहता था, तो मुझे उन्होंने बोला कि का हाल चाल बा। तो मैंने बोला सब ठीक है। तो कोई एक आदमी, शायद यादव जी जो उनके वहाँ पर सहायक थे, उनसे उन्होंने कहा कि विश्वनाथ के घरे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लग गया कि वो हमेशा वीपी सिंह को विश्वनाथ बोलते थे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, मारुति वैन कार, मेरी उस वक्त के चैनल की मारुति वैन कार थी, उस कार में मैं भी बैठ गया। और मैं कदकाठी से कभी रिपोर्टर नहीं लगता, तब भी नहीं लगता, अभी नहीं लगता हूँ। तो उस वक्त उस दिन मैंने जो कपड़े पहने थे वो दिल्ली पुलिस के जो सिक्योरिटी में तैनात पीएसओज होते हैं उनकी तरह के कपड़े थे। तो चंद्रशेखर जी की गाड़ी जब एंटर की विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर में, पीछे से मेरी गाड़ी भी एंटर कर गई। और चंद्रशेखर जी जब गेट से उतरे तो मैं भी गाड़ी से उतर के उनके पीछे खड़ा हो गया। चंद्रशेखर जी ने मुझे देखा ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट ये जानने में था, थोड़ा सा मेरा उनसे इस तरह का रिश्ता था कि शायद वो वहाँ मुझे देखते तो ये कह सकते थे कि तुम अंदर नहीं आना, लेकिन वहाँ मुझे खड़े होने पर उनको कोई बहुत आपत्ति, एतराज नहीं होता। जब चंद्रशेखर जी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े तो मैंने भी ड्राइंग रूम की तरफ विश्वनाथ प्रताप सिंह के उनके पीछे पीछे मैं भी निकल गया। चंद्रशेखर जी ड्राइंग रूम में बैठे और मैं पीछे जाकर के टेबल पर बैठ गया। मेरी विश्वनाथ प्रताप सिंह से कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी। 10 सेकंड के भीतर विश्वनाथ प्रताप सिंह ड्राइंग रूम में आए, वीपी सिंह। चंद्रशेखर जी खड़े हुए, मैं पीछे स्टूल पर बैठा हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मेरी तरफ देखा, फिर उनको लगा कि लगता है कि दिल्ली पुलिस का कोई जवान है या पीएसओ है। उन्होंने मेरी तरफ ना इशारा किया ना मेरी तरफ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे चंद्रशेखर जी को लगे कि मैं उनके पीठ के पीछे बैठा हुआ हूँ। इसके बाद नमस्ते उन्होंने किया और क्या भोजपुरी में ही विश्वनाथ प्रताप सिंह से चंद्रशेखर ने बातचीत की। उन्होंने कहा, वीपी सिंह ने कहा कि दखला। तो वीपी सिंह जब आए तो उन्होंने चंद्रशेखर को देखते ही पूछा कि तबीयत ठीक बा। तो दोनों कैंसर के पेशेंट थे। शायद तब तक डायग्नोज नहीं हुआ था चंद्रशेखर का, वीपी सिंह का डायग्नोज था, ब्लड कैंसर था। तो चंद्रशेखर जी ने कहा वीपी सिंह से कि हम के तोहार पूछे थे, तू हमार पूछत हो। मतलब ये कि हमको आपकी कैफियत पूछनी चाहिए, आप हमारी पूछ रहे हैं, आपको तो कैंसर है। सोफे पे दोनों बैठे। तो इतने में थोड़ी देर में सीता सिंह जी, जो वीपी सिंह की धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी हैं, वो आई और चंद्रशेखर जी देख के उनको खड़ा हुआ। उन्होंने कहा चाहे कॉफ़ी कुछ आप लेंगे, आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा सब ठीक है। बस इतनी देर बात हुई, वो चली गई। बैठते ही वीपी सिंह ने चंद्रशेखर से पूछा, देखला हमके अंदाजा रहल ई हुई। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि असल में नायडुआ का जब रिजल्ट आवे लगल ना, तब हमके लग गल कि अब ना आ पाई मामला। मतलब वो कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जिस बुरी तरीके से आंध्र प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हार रहे हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स आने शुरू हुए, तभी पता चल गया कि अब एनडीए वापस नहीं आएगा। तो मैं इतनी बात तो समझ रहा था क्योंकि मैं चंद्रशेखर जी के बातचीत के अंदाज को समझता भी था। तो इसके बाद चंद्रशेखर जी ने कहा कि ऐसा है, तू जाके सोनिया से मिला, फोन मत करा, जाके मिला
और देखा ऐसा है कि लालू तो मानी ना, और माना कि चाबो ना करी 24 थे सांसद होकर तो वो तो न मानी। अब तू अगर कह देबो तो वो मान जाए, तो जाके सोनिया से मिला कि ओके दूठे दे दे तो वो भी मान जाए। अब मेरे इस कन्वर्सेशन का मतलब ही मैं समझ नहीं पाया कि क्या बात हुई। तो वीपी सिंह ने कहा कि अब देखा थे हम वो कही सके ना, कर नहीं देखा नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा और दिक्कत आई। तो इतना करके, और मुझे लगता है 4-5 मिनट बात किए, 3-4 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ और चंद्रशेखर जी उठे। मैं फिर ऐसे दबे पांव उनके पीछे चला कि वो उनको पता नहीं चल पाया कि मैं आया था नहीं आया था। निकलते वक्त शायद एक झलक उन्होंने मेरी देखी होगी, लेकिन तब तक मैं सतर्क हो गया था और थोड़ा छुपने सा भी था। तो चंद्रशेखर जी की गाड़ी चली गई। मेरे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये जो आए थे ये 2 इतने बड़े नेता, मैं वहां बैठा था, मेरे तो समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी बात हुई। और अभी जब नई सरकार देश में बनने की बात हो रही है तो ये दोनों नेताओं ने क्या बात की और वीपी सिंह सोनिया गांधी से मिलकर के क्या बात करेंगे, और चंद्रशेखर जी ने उनको क्या बात करने के लिए कहा कि लालू तो मानी ना और वो भी ना मानी, जाके कदर दू। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उस बंगले में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वीपी सिंह के ऑफिस में जो काम करने वाला आदमी था उससे मेरी जान पहचान ठीक थी, इलाहाबाद का था। तो मैं वहां पर बैठा हुआ था तो उसको फोन आया वीपी सिंह का कि गाड़ी लगवा दो और सोनिया जी के यहाँ बात कराओ। तो उसने सोनिया जी के यहाँ फोन ऑन किया होगा, वीपी सिंह ने अपना बात किया, फिर बोले गाड़ी लगवा दो। क्वालिस गाड़ी उस वक्त टोयोटा की एक आती थी स्काई ब्लू कलर की, वो वीपी सिंह के पास थी। वीपी सिंह उसमें बैठे, तो मैंने ये तो सुना था सोनिया से बात, तो मैं उनकी गाड़ी के पीछे मैं लगा लिया और सोनिया गांधी के घर वीपी सिंह पहुंच गए। तो ये खबरें मैं अपने चैनल पे रिपोर्ट कर रहा था कि वीपी सिंह चंद्रशेखर से मिले, चंद्रशेखर वीपी सिंह से मिले, वीपी सिंह अब सोनिया गांधी के यहाँ गई, लेकिन मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देर रात जब ये खबर आई कि लालू यादव को रेल मंत्रालय मिलेगा और रामविलास पासवान को स्टील और उर्वरक 2 मंत्रालय मिलेंगे, तब मैं समझ पाया कि रामविलास पासवान नाराज हुए थे, वो रेल मंत्रालय पर अड़े थे और लालू यादव भी रेल मंत्रालय पर अड़े हुए थे। तो चंद्रशेखर जी ने वीपी सिंह से यह कहा था कि आप जाके सोनिया को बात करो और आपकी बात रामविलास पासवान मानेंगे। अगर उनको 2 मंत्रालय मिल जाए तो वो ठीक सरकार गठन में स्थिति ठीक रहेगी। तो ये बात चंद्रशेखर जी ने की और वीपी सिंह ने कहा। चंद्रशेखर जी का ऑरा बहुत बड़ा था, पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर, उनके व्यक्तिगत रिश्ते ऐसे थे, उनका जीवन ऐसा था कि एक बड़ी, और मैं जितना मैंने पढ़ा, जितना मैं उनसे मिला, जितना मैंने देखा है समाज में, भारतीय राजनीति में कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं है जिसने नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति की तरफ इतना आकर्षित किया। नौजवानों में लोकप्रियता दूसरी बात है, नौजवानों को राजनीति की तरफ आकर्षित करना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, एकदम यंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स चंद्रशेखर के दीवाने थे और उनके प्रभाव में आकर के उन्होंने बहुत अच्छा करियर छोड़ करके राजनीति को अपनाया और वो अपने अपने इलाके में बहुत अच्छा करके भी गए। और चंद्रशेखर जी ने उनके ऊपर हमेशा एक हाथ रखा। आपको देश का कोई ऐसा जिला नहीं है, देश के 750 जिले हैं, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें 10-5 चंद्रशेखर के कट्टर समर्थक न मिल जाए। ये उनकी पर्सनैलिटी थी। सुबह 6:30-4:30 बजे सो के उठते थे, व्यायाम योगा करते थे। यंग इंडियन एक मैगजीन थी वीकली, उसके वो एडिटर थे, उसमें लिखते भी थे, खूब पढ़ा करते थे और 8 से 10 किलोमीटर तक चला करते थे। 6 फीट के आसपास उनकी लंबाई थी और उनका वजन कभी 78 किलो से ज़्यादा नहीं हुआ। हम लोग 6 फीट के हैं, कभी 90 किलो से कम नहीं हुआ और उनका कभी 78 किलो से ज़्यादा नहीं हुआ। बहुत ही फिट राजनेता थे और अपनी बातों पर हमेशा डटे रहने वाले थे। आपको मालूम है कि 40 साल के राजनीतिक जीवन 1962 में संसद आने के बाद 1990 में वो प्रधानमंत्री बने थे और इस दौरान
जनता पार्टी के कितने लंबे समय तक वो अध्यक्ष रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी सरकार में कोई पद नहीं लिया था। जब बोफोर्स घोटाले के बाद 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी, तो उस सरकार में जब सरकार बन रही थी तो चंद्रशेखर इस पक्ष में नहीं थे कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये किस्सा सबको मालूम है कि कैसे देवीलाल ने देवीलाल का नाम प्रपोज किया, उसके बाद चंद्रशेखर ने सेकंड किया, देवीलाल को नेता चुन लिया गया, खबर चली गई कि देवीलाल देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऐन वक्त पर देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम प्रपोज कर दिया, अजीत सिंह ने उसको सेकंड कर दिया और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रशेखर हमेशा से ये मानते थे कि ये सरकार वीपी सिंह छल और कपट के साथ, धोखे के साथ प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो ये एक्सप्रेस करने में, ये बताने में हिचकते भी नहीं थे कि वीपी सिंह को धोखे से, मेरे साथ धोखा हुआ है और ये छल कपट से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। ये बातें जब वो कहते थे तो मधु दंडवते और बड़े नेता, उस समय के समाजवादी जो नेता थे, वो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आप उप प्रधानमंत्री पद चाहें तो ले सकते हैं। उन्होंने वो प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद वीपी सिंह की सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, उनकी सरकार जाने लगी, तो एक विकल्प था वीपी सिंह के सामने। नेतृत्व परिवर्तन अगर होता, अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह की जगह चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते तो शायद बीजेपी उनको सपोर्ट कर देती, लेकिन ऐसा जनता दल में नहीं हुआ और वीपी सिंह चंद्रशेखर जी के साथ कुछ एमपी साथ थे। ऐसे ही वक्त में रोमेश भंडारी का नाम आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। उन्होंने 11 बजे रात में चंद्रशेखर जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे मालूम है कि 11 बजे कॉफ़ी कौन पीना चाहता है, लेकिन फिर भी आप आओ। उन्होंने कॉफ़ी पी। उसके बाद आर.के. धवन के घर गए। वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राजीव गांधी ने उनसे कहा कि आप सरकार बनाइए। उन्होंने कहा हमारे पास बहुमत नहीं। उन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर अच्छा होता कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल होते। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद कांग्रेस सरकार में शामिल होने का फैसला लेगी। आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार बनी थी, कुछ ही 4 महीने के बाद ही कांग्रेस ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि दिल्ली पुलिस के सिपाही चंद्रशेखर राजीव गांधी की जासूसी करा रहे हैं दिल्ली पुलिस के सिपाहियों से। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? इसके पीछे की कहानी ये है कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या विवाद जो था, उसको सुलझाने की दिशा में चंद्रशेखर बहुत आगे बढ़ गए थे। ये बात उन्होंने एक निजी बातचीत में शरद पवार से शेयर की थी कि मुझे अगर 2 महीने और मिल जाते हैं तो मैं बाबरी मस्जिद, ये अयोध्या विवाद को हल कर दूंगा। हुआ ये था कि एक बंद कमरे में मीटिंग हुई थी, उसमें विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग आए थे। तो उस मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद के लोगों से चंद्रशेखर जी ने कहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, मैं गोलियां चलवाने के लिए किसी मुख्यमंत्री के कंधे का सहारा नहीं लूंगा, मैं आर्मी लगा दूंगा अगर वहाँ विवादित ढांचे को खरोंच भी आने की मुझे संभावना दिखी। और आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और मैं इस हैसियत से बोल रहा हूं। ठीक इसी तरह एक्शन कमेटी के लोगों ने को भी उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में चेताया था और स्थिति यह आ गई थी। उस समय जो बातचीत में शामिल लोग थे, अगर उनकी बात माने तो ये तय हो गया था कि मंदिर, वो विवादित परिसर से मुसलमान अपना जो है वो हक छोड़ेंगे और दूसरी जगह मस्जिद बनाने की उनको अयोध्या में जगह दी जाएगी। लेकिन एक नियम, एक अध्यादेश ऐसा निकाला जाएगा कि 1947 में जो जगह मंदिर थी वो मंदिर रहेगी, जो जगह मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। और काशी और ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा, इन दोनों पर से विश्व हिंदू परिषद अपना दावा छोड़ेगा, ऐसा आंदोलन नहीं करेगा। ये बात उन्होंने शरद पवार को बता दी अपनी व्यक्तिगत बातचीत में चंद्रशेखर जी ने कि मैं करीब पहुंच रहा हूं अयोध्या विवाद के। और यही बात शरद पवार ने जाके राजीव गांधी को बता दी। अब ऐसा कहते हैं कि राजीव गांधी थोड़े बेचैन हो गए कि अगर चंद्रशेखर ने यह फैसला लिया तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, देश में सोशलिस्ट मूवमेंट जो है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है, क्योंकि उस समय देश में सोशलिस्ट नेताओं का सेकुलर क्रेडेंशियल्स बहुत मजबूत हुआ जा रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि
राजीव गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाकर कि उनकी जासूसी हो रही है, उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा देने का जब फैसला किया, समर्थन वापस तो नहीं लिया, चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। वो एक अलग मसला है कि ऐलान करके वो अपने घर खाना खाने के लिए पहुंचे तो बाद में प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह उनके घर पहुंच गए कि मेरा क्या होगा, ऐसा कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करके जब वो घर गए, उसके 1-2 दिन के बाद शरद पवार फिर उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि आप अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार कीजिए। तो बहुत सख्त लहजे में चंद्रशेखर जी ने कहा कि एक दिन में 3 फैसले चंद्रशेखर नहीं किया करता, ये आपको मेरे बारे में मालूम है। तो ऐसे सख्त लहजे वाले थे और बहुत नर्म मिजाज आदमी भी चंद्रशेखर थे। आज उनकी जन्म तिथि के मौके पर 17 अप्रैल को उनकी जन्म तिथि है। इस मौके पर मैंने आपको उनसे जुड़े कुछ किस्से कहानियां सुनाए। समय समय पर दूसरी शख्सियतों के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर मैं कहानियां सुनाने के लिए आता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।